गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री सुंदरम IAS अकेडमी। हम लोग कर रहे हैं अपनी सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस की, जिसका शीर्षक चल रहे हैं अभी मॉडर्न थिंकर्स, मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। कल हमने मॉडर्न इंडियन थिंकर्स में और इससे पहले वाली क्लास में जयप्रकाश नारायण के बारे में समझा, और जयप्रकाश नारायण ने इस भारत की राजनीति को कैसे किन किन विचारों से प्रभावित किया, ये सब हमने उसमें समझा। अब हम लोग अपनी इस सीरीज में आज शुरू कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। चलिए, तो पहला, जैसा कि हम लोग फर्स्ट डे पे यही करते हैं कि जो भी थिंकर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस थिंकर के बारे में पहले हम ये जानते हैं कि वो किस पीरियड का है, और जब वह जिस पीरियड में था तो उस समय कौन कौन सी परिस्थितियाँ रही थी और किस सर्कमस्टेंसेस में वह कार्य कर रहा था। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की। चलिए, तो पहले इनका टाइम स्पैम देख लेते हैं। इनका टाइम स्पैम है 1891 टू 1956। He was born on 14th of April and died on 6th of December। तो 14 अप्रैल 1891 से इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 तक इन्होंने सरवाइव किया। ये वहाँ तक जीवित रहे, और इसी दौरान इन्होंने अपने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार के विचारों को उत्पादित किया। और ही कम्स फ्रॉम डाउन ट्रोडन क्लास, एक वंचित वर्ग से आने के बाद भी इन्होंने भारत की राजनीति में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई। तो इसलिए आज हम इन पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो पहचान बनाई, इस कारण से उनको आज संविधान निर्माता, भारत में जो दलित क्लास है उस क्लास का एक मसीहा के रूप में उनको जाना जाता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन हिम भारत रत्न पोस्टथमसली। मरने के बाद उनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि उनके राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार इस देश में बहुत मायने रखते हैं। सामाजिक विचारों के मामले में उनको सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने इस सामाजिक परिवर्तन को ही एक सबसे बड़ा आधार बनाया अपने राजनीतिक विचारधारा का। तो हम आज इनके बारे में समझेंगे। ही वॉज बॉर्न इन मऊ, मध्य प्रदेश। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में ही हुआ। आफ्टर दैट ही मूव्ड टू मुंबई, महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में वो बड़े हुए, और उन्होंने 1907 में 10th स्टैंडर्ड पास किया। उसके बाद उन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास किया, एंड विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप गिवन बाय बड़ौदा किंग ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी 1915 में, और 16 में ही कंप्लीटेड हिज PhD। उन्होंने अपनी PhD भी कंप्लीट करी, and they also decided to write research work on various subjects just like political science, economy, and as well as in law। तो उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप से वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने बड़ौदा दरबार में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद ये इनके फादर की जब डेथ हुई उसके बाद ये फिर से चले गए, और वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, US, इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रे इन, कई स्थानों से बहुत महत्वपूर्ण डिग्रियां करी हैं। जैसे इन्होंने लॉ में भी PhD की है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी की है, इकोनॉमी में भी PhD की है। इन्होंने 3 विषयों में डॉक्टरेट लिया है। उसके बाद ये भारत की राजनीति में इनका प्रवेश होता है, और भारत की राजनीति में प्रवेश जब होता है तब ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था से बहुत ग्रसित होते हैं, जो उस समय जातिवाद जैसी बुराइयों में धंसी हुई थी। तो धीरे धीरे जब इन्होंने अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू किया तो ही एडवोकेटेड द सोशल इक्वालिटी इन दिस सोसाइटी। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सोशल इक्वालिटी, इलॉजिकल इनइक्वालिटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, इलॉजिकल इनइक्वालिटी, इलॉजिकल अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब अतार्किक छुआछूत को इस देश में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। तो इसके बाद इन्होंने विचार दिए
and gradually he became one of the famous leader from Dalit class in India, along with some other leaders. And he always advocated the equality in economic and political. Even he also demanded the political rights for their societies. तो उन्होंने इस पर एक बड़े विचार प्रस्तुत किए. एंड ग्रेजुअली ही केम इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री. उस कंट्री की जो सेंट्रल पॉलिटिक्स थी उसमें वो एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने लगे. और उस समय नेशनल मूवमेंट चल रहा था. तो नेशनल मूवमेंट में इन्होंने अपने आइडियाज़ के द्वारा अपने समाज को जागृत करने का काम करना शुरू किया. जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अंबेडकर के बिना हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नीडेड सच काइंड ऑफ लिटरेट पीपल एंड एज वी हैव सो मेनी अदर्स, बट वी कैन नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर. ये महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में कहा था. और फिर उसके संविधान सभा के चुनाव हुए. संविधान सभा के चुनाव में उनको लिया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम बंगाल. इन 1947 बंगाल रीजन बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. वो पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद. देन ही वाज री इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे. तो बॉम्बे से उनको फिर से रिलेक्ट किया गया. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने 2 जगह से चुना गया, पहले बंगाल से, फिर उसके बाद बॉम्बे से. और जब देश में पहले चुनाव हुए 1952 में, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ा और वो हार गए. दूसरा उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 1954 में, उसमें भी वो हार गए. और 57 के जो सेकंड जनरल इलेक्शन थे उससे पहले 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई. अगर हम रिलीजियस आइडियाज़ की बात करेंगे तो रिलीजियस आइडियाज़ उनके बहुत सेकुलर टाइप के रहे हैं, रिलीजियस आइडियाज़, बट ड्यूरिंग हिज लास्ट टाइम, and I should say after the independence, when he visited Nepal to attend the Buddhist conference. नेपाल में उन्होंने 1949 में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की. एंड आफ्टर दैट he felt attraction towards Buddhism. And in 1951 he established भारतीय बौद्ध जनसंघ. He established भारतीय भारतीय बौद्ध जनसंघ. In 1955 he founded भारतीय बौद्ध संघ. And before that he also attended the Buddhist conference in Singapore, Myanmar also. And on 14th of October 1956 he adopted officially Buddhism as a religion of him. उन्होंने बौद्ध धर्म को 14th of October को 1956 में स्वीकार कर लिया. And when he adopted this, so many peoples, even 5 million people attended. As it is said that there are so many peoples who decided to adopt Buddhism. तो जो डाउन टोडन क्लास थी, उस डाउन टोडन क्लास ने बड़ी संख्या में उस दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया. On that day, the Ambedkar was entitled as नव बुद्धा. उनको नव बुद्धा की उपाधि दी गई. And whatever he मैसेज टू हिज पीपल, दैट इज कॉल्ड नवयाना. जैसे हम लोग बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो उसमें हमको हीनयान, महायान, कालचक्रयान, वज्रयान, ये बहुत सारे उसकी सेक्ट्स मिलते हैं. तो कहते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 के बाद डॉक्टर अंबेडकर के कहने पर या उनके साथ जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, वे एक्चुअल बौद्धिस्ट ना होकर के वे बुद्धिस्ट थे जो अंबेडकर के चिन्हों पर चलते थे. इसलिए उन्हें नवयाना या नवयानी कहा गया और अंबेडकर को नव बुद्धा की उपाधि दी गई. और उन्हीं को आज हम लोग अंबेडकरियंस या अंबेडकरवादी के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं. तो जो उनका जो करियर है वो थ्रू आउट पॉलिटिकली ज़्यादा रहा है और सोशली ज़्यादा रहा है. ही ऑलवेज रेडिकली डिमांडेड द इक्वलिटी फॉर हिज सोसाइटी. और उन्होंने कहा था कि आई हैव स्टडीड अ लॉट बट आई डिडंट फाउंड सच काइंड ऑफ सिस्टम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ऐसा उन्होंने कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं. और उसके बाद हम पढ़ते हैं अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट्स. हम साथ साथ अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को भी लेके चलेंगे, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया. अब हम चलते हैं उनके पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ, जिन्हें हमें डिटेल में समझते हैं. पहला है अम्बेडकर के भाषाई राज्यों पर विचार. पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाषाई
राज्यों का जो विचार है वो क्या है और कैसे आया। देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 में हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, एट दैट टाइम वी हैड, इन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 17 प्रोविंस थे जिनको ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था। ब्रिटिश प्रोविंस थे 17 और ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और ये हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। जब गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई को, तो उसमें कुछ प्रोविजन किया गया और इन सबको ऐसे करके बांटा गया। तो पहला प्रोविजन तो ये था कि देयर विल बी इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेपरेट डोमिनियन फ्रॉम द प्रेजेंट इंडिया। जो उस समय का इंडिया था उससे 2 डोमिनियन अलग होंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया को 11 प्रोविंस दिए गए कंप्लीटली और पाकिस्तान को 3 प्रोविंस दिए गए कंप्लीटली, और कुछ प्रोविंस को उन दोनों के बीच में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन इन रिलीजियस एस्पेक्ट। बंगाल, पंजाब एंड असम ये पाकिस्तान को भी दिए गए, ये इनको भी दिए गए। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, बंगाल और असम मिलकर के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करते थे और ये पंजाब का आधा हिस्सा है वो पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ करता था। इस तरह से बना। जब बात प्रिंसली स्टेट्स की हुई, आप प्रिंसली स्टेट जानते हैं 565 थी और ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक जो पैरामाउंसी थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया रखा था, एग्रीमेंट कर रखे थे। इन्होंने इसमें यह लिख दिया कि नाउ जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कर दी गई है, यानी वो जो समझौते इन रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन के साथ किए थे, नाउ दे आर नल एंड वॉइड, अब वे किसी काम के नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो रियासतों ने जो समझौता किया था उससे पहले इनका जो स्टेटस था दैट वाज कंटिन्यूड। उनसे पहले का जो स्टेज है वो कंटिन्यूड हो गया, यानी वे फ्री हो गए। नाउ दे आर नॉट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ना ही उनको ये कहा गया कि दे आर पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, ना ही उनको ये कहा गया, तो वो फ्री थे। और सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं भाषाएं अलग अलग थी, संस्कृतियां अलग अलग थी, राजाएं अलग अलग थे, वंश अलग अलग थे, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इस डाइवर्सिटी के कारण से यहाँ एक केओस क्रिएट हुआ। इस केओस को शांत करने के लिए, इस केओस को कम करने के लिए एक प्रोविजन ये लाया गया कि हम कैसे भी करके इनको या तो इसमें मर्ज करें या तो इसमें मर्ज कराएं। और इन दोनों ही देशों के लीडरों ने इन 565 लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि यू शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, आइदर यू शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे करके अटेंड करने की कोशिश की। ज्योग्राफिकली सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे तो इंडिया में एट दैट टाइम 549 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया एंड 13 वर मर्ज विथ पाकिस्तान, 3 वर इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। लेटर ऑन दे ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पास इनिशियली 549 और बाद में 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया को दे दिए गए। ये सब चल ही रहा था और सब स्टेट का मर्जर चल रहा था। उस समय एक डिमांड और उठ रही थी कि इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप सबने पढ़ा होगा कि साउथ इंडिया के एक फेमस सेंट जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं से तेलुगु भाषा के लिए एक अलग से स्टेट बना दिया जाए जिसमें केवल लोग तेलुगु बोलते हो। तेलुगु लोगों वालों के लिए अलग स्टेट बना दिया जाए, तमिल वालों के लिए अलग स्टेट बना दिया जाए। उस समय तमिल और तेलुगु दोनों एक ही स्टेट में, यानी महाराष्ट्र मद्रास में ही मर्ज थे, तो अलग कर दिया जाए। सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स वर वांटेड टू डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविजंस। तो उनको भाषाई प्रावधानों के आधार पर बांटना चाहते थे। और चूंकि ये हमारा इंटरनल मैटर था, अभी हम नेशनल मैटर से जूझ रहे थे कि हम कैसे भी करके एक कंसोलिडेटेड इंडिया को बनाएं
और उस इंडिया में ऐसे छोटे छोटे वॉर कैंप्स ना बनाएं जिससे कि हम आपस में ही लड़ने लगें। तो ये मामला वहीं से चल रहा था, और ये मामला जैसे चल भी रहा था तो उस मामले को उस समय जब ये मामला 1947 में था तो गांधी जी के कहने पर पोटी श्री रामल्लू ने अपने इस आंदोलन को त्याग दिया, लेकिन त्यागा नहीं, उस आंदोलन को उस समय उन्होंने बंद कर दिया। और 1948 में जब उनकी डेथ हो गई महात्मा गांधी की, तो उन्होंने इस आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। तो हम समझते हैं कि भाषाओं की मांग कैसे आई और उस पर क्या क्या विचार लोगों ने दिए हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमको स्टेप मिला उस स्टेप को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कैसे स्वीकार किया। उस स्टेप को हमारे पास स्टेप क्या था, 565 और 17, जिसमें से हमने 3 पाकिस्तान को दे दिया। हमारे पास कुछ 14 स्टेट हैं और लगभग 552 रियासत हैं। इनको हमको अब मर्ज करना है। देखिए कैसे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत तेजी से काम करते हुए सारे स्टेट्स को डिवाइड करते हुए एक पार्ट ए के स्टेटों को बना दिया, और कुछ स्टेट बना दिए पार्ट बी में, और कुछ स्टेट बना दिए पार्ट सी में, और कुछ स्टेट बना दिए पार्ट डी में। तो कौन से स्टेटों को उन्होंने ऐसे रखा? क्या उन्होंने भाषा के आधार पर चुनाव किया है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी तो उसमें 1947 में सबसे लास्ट में 29 अगस्त को एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को ही बनाया गया ताकि उनके सुपरविजन में ये सारी चीज़ें चलती रहे। डॉक्टर अंबेडकर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे विथ हिज अदर मेंबर्स ऑफ कमेटी। तो उनकी कमेटी के जो अदर मेंबर थे उनके साथ मिलकर के वो इसमें काम कर रहे थे। तो उसने सबसे पहले भाषाओं को दरकिनार करते हुए राज्यों को बांटा, और ये कहा गया कि पार्ट ए में ऐसे राज्यों को रखा जाएगा जिन राज्यों के पास अपना लेजिस्लेचर है, और ये लेजिस्लेचर पहले से जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनके पास चला आ रहा था। इसलिए वहां पर एक सीएम होगा और एक गवर्नर होगा। ये पहले से प्रोविजन चला रहा था, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट हुआ करते थे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बॉम्बे को। बॉम्बे स्टेट इसमें सबसे पहले इसमें लिखा गया क्योंकि पहले से चला रहा था। बॉम्बे के अलावा यहां पे था जो बहुत मद्रास स्टेट, मद्रास भी इसमें लिखा गया, यानी मद्रास को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। मद्रास के अलावा इसमें इंक्लूड करने के लिए रखा गया असम। असम भी इसी का पार्ट बना क्योंकि यहां पर लेजिस्लेचर भी था और गवर्नर भी था। तो यहां पर सीएम भी होते थे, और ये 1937 के इलेक्शन से ही चले आ रहे थे। तो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया। एक था इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये आप आगे पढ़े होंगे, ये कुछ क्षेत्रों के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश बनाते हैं, सीपी बरार। सीपी बरार के अलावा इसमें था पंजाब, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया, तो ये वेस्ट बंगाल इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसके अलावा इसमें था ओडिशा और यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, और एक और था इसमें बिहार। तो 9 ऐसे प्रांत उन्होंने ऐसे बनाए, इसमें ना किसी भाषा का यूज़ किया ना उसका यूज़ किया। और जब उनसे लोगों ने कहा कि आप इसमें भाषा का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भाषा को नहीं, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं कि हमारे पास स्टेट की जो कैटेगरी है वो ऐसी हो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें कहाँ किसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और सोवरेनिटी तक पहुंचने के लिए हमको पहले अपने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उन्होंने भाषा को उसमें दरकार ना दिया, अंबेडकर ने ही कहा था। फिर वो भाषा के बारे में आगे विचार देते हैं। फिर आते हैं दूसरे स्टेट्स। इसमें उन्होंने कहा कि हम उनको रखेंगे जिनके पास लेजिस्लेचर तो है ऑलमोस्ट,
लेकिन वहाँ सीएम भी होगा, लेकिन वहाँ गवर्नर नहीं होगा। तो वहाँ पर कौन होगा? वहाँ हेड ऑफ द स्टेट होगा। उनके इसमें क्या होगा कि हेड ऑफ स्टेट होगा, जिसको कहेंगे राज प्रमुख। तो यहाँ पर राज प्रमुखों को रखा गया और इसमें सबसे पहले आया हैदराबाद, फिर इसके बाद आया इसमें JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जो बाद में ऐड किया गया। इसमें एक प्रोविंस था मध्य भारत का, इसमें था विंध्य प्रदेश, इसमें था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जानते हैं आप लोग अच्छे से। इसके अलावा इसमें था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन, ईस्ट पटियाला यूनियन। इसके अलावा इसमें था, इसमें एक रीजन को मिलाया गया, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, पेप्सू, त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर के बाद था यहाँ पर मैसूर, मैसूर स्टेट। एक स्टेट और इसमें रखा गया, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, सौराष्ट्र हो गया, पेप्सू हो गया, त्रावणकोर हो गया, मैसूर हो गया। एक स्टेट और अभी याद आएगा तो आपको बता देंगे कौन सा रखा गया इसमें। फिर नेक्स्ट थे हमारे सी वाले स्टेट। सी में किस किस को रखा गया? सी में जब बात चली तो सी में केवल उनको रखा गया जहां पर चीफ कमिश्नर होते थे या कमिश्नर उस चीज को मैनिपुलेट करते थे। ना तो वहां लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर तो उन्होंने बनाए, लेकिन उसके अलावा वहां ना तो सीएम को रखा गया, ना वहां पर कोई हेड ऑफ द स्टेट था, बल्कि चीफ कमिश्नर को दे दिया गया। तो इसमें जिनको जिनको रखा गया उसमें एक था अजमेर, एक था बिलासपुर, एक था कच्छ, एक था कूच बिहार, एक था हिमाचल प्रदेश, एक था दिल्ली, और एक था कच्छ, HP, दिल्ली, मणिपुर, और एक था त्रिपुरा, और एक था भोपाल, भोपाल और था अजमेर, बिलासपुर, कच्छ और कुर्ग, कुर्ग। तो इसमें भी 9 को रखा गया, इसमें भी 9 को रखा गया, और इसमें भी रखा गया। तो ये जो 9 स्टेट हैं ये ऐसे हैं जहाँ गवर्नर भी है, भी स्टेट वैसे हैं जहाँ केवल हेड ऑफ द स्टेट है, और ये ऐसे हैं जहाँ पर चीफ कमिश्नर हैं। और एक स्टेट ऐसा और रखा गया जिसमें भी भाषा को दरकिनार कर दिया गया, और यहाँ रखा गया अंडमान एंड निकोबार को। अगर आप देखेंगे तो हमारे संविधान के भाग इसी से संबंधित थे पहले। जैसे आज हमको 7 भाग गायब दिखता है, तो 7 यहाँ हुआ करते, 6, 7, 8, 9 ये संविधान के भाग हुआ करते थे जिनमें इनको ऐड किया गया। तो ये जो टोटल कितने हुए? 29। लेकिन अभी सारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है। सॉल्यूशन को ऐसे समझेंगे कि इन सारे के सारे पार्ट ए के राज्यों में हमने 216 प्रिंसली स्टेट का मर्जर कर दिया। आप पढ़ेंगे तो हर स्टेट के साथ कुछ ना कुछ राज्यों का, कुछ ना कुछ प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हुआ है। तो सारे 216 प्रिंसली स्टेट को हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया। इन दिस रीजन वी मर्ज्ड 275 state, 25 princely state merged with these part B states, and 61 का मर्जर हमने किया है पार्ट सी के स्टेट्स के साथ, और इसमें कोई भी प्रिंसली था ही नहीं, ये न्यूली अडॉप्टेड रीजन था। तो इस तरह से हमने 216, 275 और 61 को जोड़ेंगे तो हम 552 प्रिंसली स्टेट्स हमको मिल जाएंगे। इन सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ही प्रिंसली स्टेट को हमने राज्यों के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक, ये इसमें मर्ज हो गए हैं, और ये सब हमारे आगे चल के क्या बनने वाले हैं? नए स्टेट बनने वाले हैं। इसमें एक और जो रह गया है वो राजस्थान है ना।
राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 29। अब यहाँ पर भाषाओं को तो शामिल नहीं किया गया, इस पर डॉक्टर अंबेडकर भी सहमत थे कि यहाँ पर किसी प्रकार की भाषाओं को हमने शामिल नहीं किया है। लेकिन ये बात बहुत अधिक समय तक दबी नहीं रह सकी कि हम भाषाओं के आधार पर क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि 1952 के जब पोट्टी श्री रामुलु की डेथ हो गई आंदोलन के दौरान, तो नेहरू जी ने एक घोषणा करी थी कि हम तेलुगु भाषा के लिए अलग से एक स्टेट बना देंगे, और उन्होंने इस जो हैदराबाद स्टेट है उसका नाम बदल के कर दिया आंध्र प्रदेश, और ये बना एक तेलुगु भाषा के लिए स्टेट। इंडिया में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। लेकिन ये राज्य कोई समाधान करने वाला नहीं था, ये समस्याएं पैदा करने वाला था कि जब मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से राज्य बना दिया गया और उसे आंध्र प्रदेश कहा गया कि यहाँ इस क्षेत्र को आंध्र प्रदेश कहा जाएगा, इसका मतलब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाना चाहिए। हालांकि नेहरू जी उस समय भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के पक्ष में नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ the death of Potti Sri Ramallu, that created lots of violence in South India in demand of the creation of linguistic state for Telugu speaking people। तो उन्होंने तेलुगु भाषाई लोगों के लिए 1950, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं ये राज्य केवल कंपल्सन के कारण से बना रहा हूं, भाषा के आधार पर राज्य भारत में नहीं बन सकते हैं। जब ये राज्य बनने की घोषणा कर दी गई तो मामला और ज़्यादा उलझ गया, और धीरे धीरे ये चलने लगा कि अब क्या किया जाए, क्या हम इसका समाधान कोई अच्छा ढूंढ सकते हैं। और उस समाधान को ढूंढने के लिए कई राज्यों से मांगे आई कि हमको भी भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए। और इसी समाधान को निकालने के लिए 17 जून 1948 को एक आयोग बनाया गया जिसको कहा जाता है LPC, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। संविधान सभा ने एक आयोग बनाया, राजेंद्र प्रसाद ने, और उस आयोग को संविधान के बनाने वाले सभी लोगों ने प्रेज किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको काम दिया गया कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है क्या वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। भाषाई आधार पर या राज्यों के लिए भाषाई आधार तलाशने के लिए ये बनाया गया, ये कहा जा सकता है। तो जब कमीशन बनाया गया तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे SK धर, और 2 लोग उनको दिए गए हेल्प करने के लिए जो उसके मेंबर्स थे। उनमें से एक थे पन्नालाल और एक थे जगत नारायण और पन्नाधर। इसलिए आपने इसको पढ़ा होगा, इसको धर आयोग के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों पर यह लिखा जाता है कि ये धर आयोग है। एक्चुअली में वो LPC भाषाई प्रांतीय आयोग था, जैसे धर आयोग इसलिए कहा जाता था, उसके चेयरमैन धर हुआ करते थे। तो ये यहाँ से बनके तैयार हुआ, और इस आयोग ने इस पर विचार करना शुरू किया, क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। और इसने लगभग 1948 के दिसंबर तक आते आते ये कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज इंडिया इज हाईली डाइवर्स कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, so it has so many regional language as well as thousands of local dialect, so it is not easy, it cannot be beneficial for this country to make the linguistic states or the provinces on the basis of language। तो जब इसने ये रिपोर्ट पेश की तो खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि एक राज्य बन चुका था पहले ही, और आप जानते हैं कि ये सारे राज्य भी अभी भी वेल सेटल्ड नहीं है। अभी हमने केवल इसको संविधान सभा में इस मुद्दे को शांत करने के लिए शामिल कर लिया है, जिससे कि हम लोग यहाँ से ये चला पाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर हम कैसे शासन करेंगे और कैसे शासन नहीं करेंगे। ठीक, अब इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसने मना कर दिया कि राज्यों के लिए भाषाई आधार नहीं हो सकता। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। तो नेहरू जी ने दिसंबर में इसी आयोग के द्वारा एक और समिति बनाई गई जिसको कहते हैं JBP समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन 3 लोगों ने समिति बनाई जिसका मतलब काम केवल एक ही था, ये पता लगाना
कि क्या भारत में क्या ये धरा आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अमल में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। तो इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि भारत भाषाई आधार पर राज्य बनने के लिए तैयार नहीं है। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया नहीं जा सकता है। अतः भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को बनने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि राज्यों के अंदर इंसर्जेंसी और ऐसी जो घटनाएं, डिससेटिस्फैक्ट्री जो घटना है, वो तेजी से घटने लगी और घटने लगी। तो उसी को शांत करने के लिए फिर 1953 में एक और कमीशन बना, जिसको कहते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। और इसका क्या काम था? इसका काम था कि इन सारे राज्यों में भाषाई विवादों को समाप्त करना, किसी भी प्रकार से जो भी विवाद हो रहे हैं। तो फजल अली के साथ इसमें थे इतिहासकार के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू। इन लोगों ने 1956 के सितंबर के लास्ट तक आते आते अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया, जिसे अब हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे, यहां से समझें। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो राज्य हैं ABCD, ये उचित नहीं है, इनमें कुछ आवश्यक कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी। जैसे 9 राज्य हैं ये, तो उन्होंने ये कहा कि ये 9 राज्य बने रहेंगे, यहाँ पर जो भी प्रोविजंस हैं वो लागू रहेंगे। उन्होंने ये कहा इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है वो हमारा 10वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर है वो हमारा 11वां राज्य हो जाएगा, ठीक। और उन्होंने कहा कि जो त्रावणकोर है इसको हम करेंगे 12वां राज्य, और ये केरला होगा आगे चल के, और ये है 13th स्टेट और ये है 14th स्टेट। तो उन्होंने यहाँ पर 14 राज्यों का प्रावधान कर दिया। तो फिर ये पूछा गया कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन विथ अदर स्टेट्स। तो आप जानते हैं कि इसको मर्ज कर दिया गया CP बरार में, इसको भी मर्ज कर दिया CP बरार में, इसको मर्ज किया गया किसके साथ? बॉम्बे के साथ। इसको मर्ज किया गया पंजाब के साथ। तो ये सारे मर्ज हो गए। और जब ये मर्ज हुए थे किसके साथ? CP बरार के साथ। तो यहां इसका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। ये यहां से हो गया। तो भाषाई राज्यों की जो कहानी थी वो यहां पर धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगी। इसी समय एक और बात कही गई कि हम राज्यों को कैसे मर्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अजमेर है, रीजन है, ये चला गया राजस्थान के साथ, बिलासपुर चला गया पंजाब के साथ। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये बिलासपुर प्रिंसली स्टेट थी जो अभी भी हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर पर थी, वो वहीं चली गई। कच्छ का जो क्षेत्र है वो बॉम्बे को दिया गया, कूच बिहार बिहार को दिया गया, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया अलग से, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश बना, मणिपुर भी केंद्र शासित प्रदेश बना, त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश बना, भोपाल को मध्य प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया, कुर्ग को मैसूर के साथ मर्ज कर दिया। तो ये जो कार्रवाई हुई 56 में, और अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके अलावा लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश बना, और दादर नगर हवेली भी तो हमारे पास आ चुके थे, उनको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक। पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुई। तो ये जो कार्रवाई हुई इसमें कहीं भाषा को आधार नहीं बनाया गया, और भाषा के जो प्रोविजंस थे उनको लगभग पूरा भी किया गया। लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है। ये सब 1956 में हुआ। इस 1956 से पहले जब ये भाषाई कमीशन बना था तब अम्बेडकर से पूछा गया, क्या आप भाषा के आधारों पर राज्यों को बनाने को सपोर्ट करते हैं? तो एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ही सेड कि भाषा को तवज्जो दी जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाएं हमेशा ही एकजुटता लाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर संगठन बनाएंगे तो आपसी संघर्ष को कम कर सकते हैं, उनके जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाषाएं इतनी हैं कि हम भाषा को, किसी भी लोकल भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बना सकते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को राजकीय भाषा नहीं बना सकते हैं। उन्होंने दोनों ही बातें कही कि हमको भाषाई आधार पर भाषाओं को संरक्षण किया जाना चाहिए और लोकल भाषाओं को तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि लोकल भाषा के आधार पर बने गए राज्य आपस में लड़ेंगे नहीं, उनके अंदर कोई लड़ने का कारण नहीं होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि उनकी बात कितनी ज़्यादा सही थी और वो कैसे सिद्ध हुई। ठीक, इसलिए वो जो हमेशा ये कहा करते थे, उन्होंने यही भी कहा कि हम भाषा के आधार पर लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते थे कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जाएं, लेकिन सभी राज्यों के लिए एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो एक ही राजभाषा के रूप में काम कर सके, क्योंकि ये प्रशासनिक दक्षता के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इतनी सारी भाषाओं को एक साथ राजकीय भाषा बनाए। तो उन्होंने भाषा के आधार पर स्पष्ट अपने विचार प्रस्तुत किए। पहला तो वो भाषा के आधार पर बने हुए राज्यों को अच्छा राज्य मानते थे, ये मानते थे कि उन राज्यों में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वे राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने पहले ही बोला था। लेकिन वो ये भी कहते थे कि एक भाषा ऐसी भी होनी चाहिए जो सारे राज्यों के लिए राजकीय भाषा के रूप में कार्य कर सके, क्योंकि ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हम अगर छोटे छोटे राज्यों की भाषाएं राजकीय भाषाएं हो जाएंगी, वो अपनी अपनी भाषा में काम करेंगे, तो फिर केंद्र की भाषा क्या होगी? क्या वो अपने यहाँ से मलयालम में लिखे हुए पत्रों को केंद्र सरकार के लिए भेजेंगे? तो केंद्र सरकार क्या सक्षम होगी उन पत्रों को पढ़ने के लिए? क्या जरूरी है केंद्र सरकार में ये सब हो? तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को भाषा के आधार पर राज्य बना दो, लेकिन उन राज्यों के लिए एक ऐसी भाषा भी बनाई जानी चाहिए जो पूरे नेशन के लिए, पूरे देश के लिए सहज हो। ये उनका स्टेटमेंट था। और देखिए, उनके जाने के बाद 56 के बाद क्या हुआ, जो अंबेडकर ने कहा था ठीक वैसा ही घटित हुआ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 14 राज्य बन चुके हैं, है ना। 14 राज्य हैं, जिनमें से 9 और 10वां आंध्र प्रदेश, 11वां राज्य जम्मू कश्मीर, 12वां जो केरला हो गया ये, और ये कर्नाटक हो गया, ये राजस्थान हो गया। अब आते हैं 1960 में। बॉम्बे भारत का इतना बड़ा राज्य था, बॉम्बे, कि उसमें भाषाई विविधता के आधार पर 2 भाषाओं का बड़ा समावेश था। 2 भाषाओं का बहुत समावेश देखने को मिलता था। देखिए, यही समझते हैं हम कैसे मिलता था। उसको ऐसे समझेंगे कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे की स्थिति बहुत बड़ी थी। नॉर्थ बॉम्बे के लोग बोलते थे गुजराती, और दक्षिणी बॉम्बे के लोग बोलते थे मराठी। ठीक है, दोनों की एथनिसिटी, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है। इस कारण से इस भाषाई द्वंद्व को समाप्त किया गया, और उसी फार्मूले पर समाप्त किया गया जो फार्मूले के बारे में अंबेडकर कहा करते थे। अंबेडकर ने कहा था कि किसी राज्य में भाषाई संघर्ष है तो उसे भाषाई आधार पर बांटने से ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा ही हुआ 1960 में। 1960 में नेहरू जी ने ये घोषणा की कि अब बॉम्बे से 15वां राज्य अलग होगा, जिसका नाम होगा गुजरात, और जो बचा हुआ बॉम्बे रहेगा, शेष दक्षिणी बॉम्बे रहेगा, उसका नाम बदल के होगा महाराष्ट्र। तो बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बना दिए गए। गुजरात को इसीलिए हम 15वां राज्य कहते हैं कि 15वां राज्य गुजरात में बनाया गया। ठीक, ये 1960 में हुआ। हालांकि ये 15वां राज्य था, और 16वां राज्य जो बना है वो था नागालैंड। लेकिन नागालैंड का भाषा से कोई लेना देना नहीं था, ये असम से अलग होके बना था। असम में इंसर्जेंसी जो चल रही थी, और उस इंसर्जेंसी के कारण से नेहरू जी ने सपोर्ट किया था केला नागा को, और उनकी सिस्टर, जिसको वो कहा करते थे क्या कहते हैं उसको, रानी गेडिल्यू, रानी की उपाधि नेहरू जी ने उसको दी। उनके प्रयासों के बाद उन्होंने असम के नागा लोगों के लिए अलग से एक नागालैंड बना दिया 1963 में। ठीक, इसके अलावा 1966 में ये नेहरू के मरने के बाद हुआ है। एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया हरियाणा, और ये अलग हुआ पंजाब से। इसमें भी सेम वैसी ही स्थिति थी जैसी कि कहाँ थी, बॉम्बे में। जब बॉम्बे में नॉर्थ बॉम्बे के लोग गुजराती बोलते थे, और दक्षिण बॉम्बे के लोग क्या बोलते थे, हरियाणवी बोलते, वो मराठी बोलते थे। ठीक वैसे ही
इसके साथ था पंजाब के साथ कि पंजाब के लोग पंजाबी भी बोलते हैं और हरियाणवी भी बोलते हैं, तो उन दोनों में आपसी संघर्ष थे, उसको शांत करते हुए हमने ये राज्य भी बना दिया। ये सब हुआ 1960 में, ये हुआ 1963 में, ये हुआ 1966 में। तो यहाँ तक हमने भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की बात कही, लेकिन राज्यों के बनने की प्रक्रिया केवल भाषाई आधार पर नहीं होती है, उसके आगे भी चलती रही। यहाँ हम केवल इसके बाद की जो कहानी है राज्यों के बनने की, वो आपको पता होगी कि 1971 में एक राज्य जिसको हमने बनाया, अगर आपने पढ़ा हो, हिमाचल प्रदेश को हमने एक राज्य बना दिया अपना। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था उसको राज्य बना दिया गया। फिर 1972 में असम से मेघालय को अलग किया गया, असम से मेघालय को अलग करके एक और राज्य बनाया गया। और ये 1972 के जो राज्य थे उसमें मेघालय नहीं, मिजोरम भी अलग किया गया। मिजोरम नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं उसको, त्रिपुरा भी अलग। त्रिपुरा तो पहले से स्टेट था। असम से जो जितने भी राज्य हैं, जैसे मिजोरम यहाँ पर अलग कर दिया गया, तो मिजोरम पहले से मणिपुर था, तो मेघालय यहाँ पर अलग कर दिया गया। मेघालय यहाँ पर अलग हुआ 72 में आकर के। तो असम से मेघालय भी अलग किया गया। फिर आगे इसी क्रम में हमने देखा कि हमने सिक्किम को भारत के लिए शामिल किया 1972 में। सिक्किम 72 में सिक्किम हमारा पार्ट बना। और उसी के बाद 1987 में हमने इसको गोवा को स्टेट बनाया। गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करके स्टेट बनाया, वो भी एक स्टेट बना। और इसी क्रम में हमने 1987 तक आते आते भारत में राज्यों की संख्या को 25 कर लिया। 25 राज्य हो गए हमारे पास। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड बना तो 28 हो गए। और फिर हमारे पास तेलंगाना आया, 29 हो गए। और 2019 में जम्मू कश्मीर की राज्य की मान्यता समाप्त कर दी गई और वो फिर से केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया। तो फिर हमारे पास बाकी के केंद्र शासित प्रदेश और बन गए और राज्यों की संख्या कम हो गई। तो अभी हम लोग 28 और 8 पर हैं, है ना। तो ये स्थिति भी आप देख पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों को बनाएंगे। हाँ, ये क्योंकि लेक्चर इसी बारे में था कि अंबेडकर ने इस भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कहा है। तो अंबेडकर ने भाषाई आधार पर राज्यों का खूब समर्थन किया है। वो भाषाई आधार पर राज्यों का समर्थन करना चाहते थे, यही उनकी आइडियोलॉजी थी। लेकिन वो संघर्ष को समाप्त भी करना चाहते थे जो भाषाई चीज़ों से बदलता है, ठीक। और अब चलते हैं उनके नेक्स्ट विचार की तरफ। अंबेडकर अपने नेक्स्ट विचार में क्या कहते थे, यह है अंबेडकर के जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र संबंधी विचार। देखो, इसमें पहले मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे दूं। एक व्यक्ति है विजहॉक, वो कहते हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं, विचार और विमर्श का शासन है। विचार और विमर्श का शासन है, ठीक। दूसरे व्यक्ति हैं लिंकन, अब्राहम लिंकन। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, ये शासन है। इसके अलावा अब अंबेडकर ने क्या कहा इस बारे में, उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी बात वो कहते थे कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, जनतंत्र एक ऐसी अच्छी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी क्रांति के, बिना किसी हिंसा के सबसे ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को ला सकती है। तो उनका जो डेफिनेशन था डेमोक्रेसी का, वो कैसा था, रिफॉर्मेटिव, सुधारात्मक डेफिनेशन करना चाहते थे, सुधारात्मक चीज़ों को अपनाना चाहते हैं कि सुधारात्मक कैसे किया जा सकता है। तो जहाँ पाश्चात्य विचारकों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि क्या होता है डेमोक्रेसी,
उसी डेमोक्रेसी के संबंध में अंबेडकर ने अपने विचार अलग अलग ढंग से पेश किए और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से बिजहॉक या वेजहॉट जो कहते थे, वो कहते थे कि लोकतंत्र केवल विचार विमर्श का शासन है, वो भी बिल्कुल सही कहते थे, विचार विमर्श का ही शासन है। और उसके अलावा जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन तो है ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि जनता, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये है। अंबेडकर ने इन सबसे अलग कहा कि लोकतंत्र यानी कि जनतंत्र कुछ एक ऐसी शासन व्यवस्था है, सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था है, जिसमें बिना किसी हिंसा के, बिना किसी क्रांति के हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की मांग कर सकते हैं और करते भी हैं। और वो कहते भी थे इसके लिए 3 चीजें अच्छी होती हैं लोकतंत्र में, जिसकी वो बात करते थे हमेशा। पहली चीज ये कहते थे कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता, इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता, जो कि मतलब जनता का ही शासन होता है, तो जनता उससे जुड़ने की कोशिश करती है, इसलिए इसमें शोषण दूर दूर तक नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता, जनता का शासन नहीं। वो मानते थे कि इसमें वंशानुगत शासन की तो कोई जगह है ही नहीं है इसमें। और दूसरा वो ये कहते थे, इसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति सत्ता का प्रतीक नहीं होता, कोई भी व्यक्ति की सत्ता नहीं होती कभी भी यहाँ पर। जैसा कि वो कहते थे कि व्यक्ति की सत्ता नहीं होती इसमें, व्यक्ति की सत्ता नहीं होती है यहाँ पर। दूसरा कि शासन के प्रति लोगों में विश्वास होता है। उन्होंने 3 विशेषताओं का उल्लेख किया और ये तीनों विशेषताएं डेमोक्रेसी में पाई जाती हैं। इसीलिए उन्होंने जनतंत्र के संबंध में अपने, चूंकि वो खुद संविधान सभा का हिस्सा थे और वो संविधान सभा में जिस जनतंत्र की स्थापना की जा रही थी, उस जनतंत्र को वो बहुत अच्छा जनतंत्र मानते थे, जिसमें उन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को स्थापित किया है। तो उनके स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि उन्होंने इसे एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है जो बिना किसी क्रांति के, बिना किसी भी हिंसा के बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तनों को करने के लिए अपने विचार रखते। समझ गए? तो ये उनके विचार थे लोकतंत्र के संबंध में। हालांकि उनके लोकतंत्र के विचार बहुत स्पष्ट और प्रोग्रेसिव दिखाई देते हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में कभी भी जनता के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, जनता के अधिकारों की हमेशा ही रक्षा की जाती है। इसके अलावा लोकतंत्र के संबंध में उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की करिश्माई सत्ता के प्रति, यानी कि जो हीरोइक पर्सनैलिटी होती है, उसके प्रति कभी भी कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। वो कहते भी थे लोकतंत्र के बारे में कि जैसे कि फांसीवाद में हमेशा किसी व्यक्ति को हीरो बना के पेश कर दिया जाता है, राजतंत्र में एक राजा ही प्रमुख होता है, तो वो कहते थे कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी भी करिश्माई सत्ता में विश्वास नहीं होता है। करिश्माई नेतृत्व के प्रति अधिक विश्वास या भक्ति नहीं होती है इसमें। दूसरा कि इसमें जातिवाद जैसी और इसके समकक्ष अन्य सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं होता है। तो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में अपने जो विचार दिए हैं वो स्पष्ट रूप से ऐसे दिए हैं जिसमें जनता के अधिकारों की रक्षा व्यापक पैमाने पर की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र से अच्छी पोषिका जनता के लिए हो नहीं सकती है। हालांकि वो इस बात का भी जिक्र करते हैं अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में। ये कहते थे कि लोकतंत्र तभी अच्छा हो सकता है जब वह लोकतंत्र के रूप में बना रहे। अगर हम लोकतांत्रिक ढंग से सत्तावादी होना चाहते हैं तो ये गलत है। लोकतांत्रिक एक ढंग है जिसमें लोकतांत्रिकता बनी रहनी चाहिए, लोकतांत्रिकता उसकी कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें लोकतंत्र के प्रति इतना विश्वास रखना चाहिए, और क्योंकि लोकतंत्र हमारी बहुत सारी सामाजिक बुराइयों और मान्यताओं को समाप्त कर देता है। दूसरा कि यह हर व्यक्ति को शासन के अंग के रूप में देखता है। उन्होंने यह भी कहा
कि लोकतंत्र सामाजिक सुधार है जो अनेक परिवर्तनों को प्रस्तुत सहमति के आधार पर करता है। ये बात तो सही है। लोकतंत्र में जो भी होता है वो सब लोकतांत्रिक ढंग से होता है, सब लोगों से पूछ करके कोई नियम बनाए जाते हैं, तो इसलिए उसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति होती है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता की सहमति के द्वारा ही इस देश की कानून व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो जनता की सहमति से किया जाता है कानून व्यवस्था का संचालन। ये कानून व्यवस्था का संचालन ही लोकतंत्र की आधारशिला है। इसलिए लोकतंत्र के प्रति उनके विचार बहुत स्पष्ट थे और स्पष्ट रूप से वे माने भी जाते थे। ये अम्बेडकर के हमने दो विचार देखे हैं, भाषाई राज्यों के संबंध में और लोकतंत्र के संबंध में। उनके विचारों की इस सीरीज को हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे और देखेंगे उन्होंने किस किस बारे में अपने विचार दिए हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, हैव ए गुड डे।